To discuss about monohybrid cross. Monohybrid cross. Monohybrid cross में a cross between two organisms of a species. तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे two organisms of a species with one pair of contrasting character. तो पी प्लांट्स का अगर बात करें contrasting character याद है आपको tall and short, round and wrinkled seed. ओके देन फ्लावर का कलर के बारे में बता सकते हो आप? डू हैव एनी आइडिया अबाउट फ्लावर कलर का कॉन्ट्रास्ट क्या है पी प्लांट्स में? एनीवन? ओके नहीं, रॉन्ग है वंदना प्रजापति, यू आर रॉन्ग. पर्पल एंड व्हाइट और यू कैन से वायलेट एंड व्हाइट. ओके वायलेट एंड व्हाइट और पर्पल एंड व्हाइट, दीज आर द ऑप्शन. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग दो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे फॉर एग्जांपल सिलेक्ट करेंगे. वन इज प्योर टॉल एंड द अदर वन प्योर ड्वार्फ, या बोल सकते हैं हम लोग प्योर शॉर्ट. ओके वन प्लांट इज प्योर टॉल एंड अदर वन इज प्योर ड्वार्फ. सो कौन हमको बताएगा प्योर टॉल का जेनोटाइप क्या होगा? व्हाट शुड बी द जेनोटाइप ऑफ प्योर टॉल? ओके ऑल ऑफ यू आर करेक्ट, आप सब करेक्ट हो. तो प्योर टॉल का जेनोटाइप होगा कैपिटल टी, कैपिटल टी. प्योर ड्वार्फ का जेनोटाइप होगा स्मॉल टी, स्मॉल टी. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? अ क्रॉस बिटवीन two organisms of a species which differ by one pair of contrasting character. यहाँ पे pair of contrasting character का मतलब है tall and dwarf. And these are the two different plants. Pure tall और pure dwarf दो अलग अलग प्लांट हैं, ठीक है. और मेंडल को ये जो प्योर प्लांट मिलता था वो मिलता था सेल्फ फर्टिलाइजेशन से, वो भी हम आपको समझाएगा, लेकिन हम अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे फोकस कर रहे हैं. मेंडल स्टार्टेड विथ टू ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज यानी पी प्लांट विथ वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, और उनको वो नाम देते थे P1 पेरेंट्स. मेंडल का किसी भी क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में जो स्टार्टिंग पेरेंट होते थे दे आर P1 पेरेंट. सो व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? हम रिपीट कर रहे हैं, क्रॉस बिटवीन two organisms of a species which differ by one pair of contrasting character. Now आप सबको पता है कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो जीन होता है. एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो जीन होता है और दोनों जीन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी. बट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सेल में मियोसिस होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वन सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस फोर डॉटर सेल्स, और उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ. और यहाँ पे कैपिटल टी का ये जो मियोसिस से चार सेल बनेगा तो लेफ्ट वाला क्रोमोसोम भी दो पार्ट में डिवाइड होगा, राइट वाला क्रोमोसोम भी दो पार्ट में डिवाइड होगा. तो सभी क्रोमोसोम में कैपिटल टी वाला जीन होगा या कोई और ऑप्शन भी हो सकता है. तो उसका आंसर का ओनली कैपिटल टी ही पॉसिबल है. तो सभी गैमेट्स एक जैसा होगा या डिफरेंट होगा? इफ आई आस्क यू, ये सभी गैमेट्स एक जैसा होगा या डिफरेंट होगा? दे आर सेम और डिफरेंट? दे आर सेम. सिमिलर भी नहीं बोलेंगे हम लोग, दे आर सेम. सो P1 पेरेंट्स जब मेच्योर्ड होगा तो उनमें गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, और गैमेट फॉर्मेशन होता है बाय मियोसिस. प्योर ड्वार्फ है, इसका भी मियोसिस से. आप ये चाहो तो नहीं लिखने से भी होता है, तो आपका कंफ्यूजन एग्जाम में लिखने लायक प्रेजेंटेशन में आपको लिखना जरूरी नहीं है, मैंने समझा दिया आपका मियोसिस होता है. एंड प्रोड्यूसेस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स? टाइप ऑफ गैमेट तो एक ही होगा, टाइप ऑफ गैमेट एक ही होगा. ओके एंड दीज आर कॉल्ड P1 gametes.
इनको क्या बोलेंगे हम लोग, P1 गैमेट्स। तो मेंडल क्या करता था, मेंडल सिलेक्टेड वन प्योर टॉल प्लांट एंड अनदर प्योर ड्वार्फ प्लांट, एंड प्योर टॉल प्लांट को सपोज वो मेल प्लांट में कन्वर्ट कर देता था। कैसे? बाय रिमूविंग फीमेल पार्ट्स फ्रॉम फ्लावर। फ्लावर का फीमेल पार्ट कौन सा है, आर्टिफिशियली उसको रिमूव कर देता था। फ्लावर का फीमेल पार्ट कौन सा है, इफ आई आस्क यू? पिस्टिल और कार्पेल। ओके, पिस्टिल और कार्पेल फीमेल पार्ट, तो उसको रिमूव कर दिया जाता था, तो प्लांट मेल हो गया। एंड दूसरा जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का प्लांट होता था उसको ऑलवेज फीमेल प्लांट बनाता था। ठीक है, तो मेंडल कितना मेहनती था वो उसका एक एग्जांपल देता आपको। मेंडल अगर टॉल को मेल और ड्वार्फ को फीमेल बना के क्रॉस कंप्लीट करता था, फिर एक और क्रॉस करता था जिसमें टॉल फीमेल होता था और ड्वार्फ मेल होता था, फिर उसका भी रिजल्ट दिखता था वो, उसको रेसिप्रोकल क्रॉस बोला जाता है। रेसिप्रोकल, दैट क्रॉस इज कॉल्ड रेसिप्रोकल क्रॉस। ओके, सो P1 गैमेट्स, फिर एक प्लांट मेल मेल और दूसरा प्लांट फीमेल, एक मेल और दूसरा फीमेल प्लांट है, एंड ही आर्टिफिशियली ट्रांसफर्ड pollen grain from anther of a plant to the stigma of another plant. That means he performed cross pollination, performed cross fertilization, performed cross fertilization। तो ये जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है तो जेनोटाइप मिलेगा हम लोग को, दोनों गैमेट मिलने से, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर जेनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो फेनोटाइप क्या होगा, इफ आई आस्क यू? टॉल होगा, एंड दैट टॉल विल बी impure tall, दैट टॉल विल बी impure tall। और impure tall को हम लोग क्या बोलते हैं, एक और टर्म बताओ आप, impure tall का, टॉल के लिए एक और टर्म बताना आपको। impure tall, इट इज हेटेरोजाइगस। ठीक है, impure के मतलब हेटेरोजाइगस। और एक टर्म पता आपको, अनदर टर्म, वन मोर टर्म, इफ यू नो, दैट इज हाइब्रिड। एक और टर्म है हाइब्रिड impure के लिए। तो मेंडल को जो क्रॉस करके जो नया इंडिविजुअल मिलेगा वो कैसा होगा, वो टॉल होगा लेकिन इम्प्योर टॉल, और उसको नाम दिया गया था F1 जनरेशन। F1 जनरेशन, ओके। F1 जनरेशन वैसे फर्स्ट फीलियल जनरेशन, मतलब फर्स्ट ऑफस्प्रिंग। तो मेंडल के साथ एक कॉमन चीज सब में देखा गया, मेंडल ने क्या देखा कि जब टॉल और ड्वार्फ में क्रॉस करेगा तो एवरी टाइम टॉल मिलेगा, राउंड और रिंकल में क्रॉस मिल करेगा तो एवरी टाइम राउंड, देन येलो सीड और ग्रीन सीड में क्रॉस किया तो एवरी टाइम येलो सीड वाला प्लांट। दैट मीन्स आउट ऑफ द टू कैरेक्टर ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता था, जैसे यहाँ पे कौन सा आ रहा है, टॉल, तो उसको नाम दिया जाता था डोमिनेंट कैरेक्टर। और जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, कौन सा नहीं कर पाया, ड्वार्फ। तो ड्वार्फ इज रिसेसिव कैरेक्टर, ड्वार्फ इज रिसेसिव कैरेक्टर। तो ये मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद मेंडल प्रपोज्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने प्रपोज किया था लॉ ऑफ डोमिनेंस आफ्टर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एवरी टाइम F1 जनरेशन में मेंडल को out of the pair of contrasting character only one was able to express itself, और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता था उसी को डोमिनेंट कैरेक्टर बोला जाता था, और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता था उसको रिसेसिव कैरेक्टर बोला जाता था। हैव यू अंडरस्टूड टिल नाउ? P1 गैमेट इज द फर्स्ट ऑफस्प्रिंग, रॉन्ग है। गैमेट ऑफस्प्रिंग नहीं है, गैमेट को फ्यूज करने के बाद
जो कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन मिला वो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग का जेनोटाइप है। ओके, सो मेंडल को F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिला, मेंडल को F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिला था उसको वो P2 पेरेंट्स बनाता था। क्या बनाता था? P2 पेरेंट्स। ओके, एंड ही परफॉर्म्ड सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ओके, वंदना इज आस्किंग, वापस एक्सप्लेन कर दीजिए ना। कहां से एक्सप्लेन करना है वापस? इसका रिकॉर्डेड लिंक भी भेज दूंगा मैं, ठीक है, रिकॉर्डेड लिंक भी भेज दूंगा, तो आप बार बार देख पाओगे। ये ऐसा टॉपिक है आपको 3-4 बार देखना ही पड़ेगा। फिर भी मैं अभी एक बार और समझा देता हूँ। मेंडल सिलेक्टेड, मेंडल ने स्टार्ट किया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, टाई हाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, लेकिन आपको मोनो और डाई ही चाहिए। एंड मेंडल सिलेक्टेड P1 parents as pure tall and pure dwarf for example, और P1 पेरेंट्स ऑलवेज प्योर ही होता था, ठीक है, उनका एक्सपेरिमेंट में। एंड P1 पेरेंट्स से मिलता था P1 गैमेट्स। गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ। तो आपको तो पता ही है कि फॉर कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर देयर आर टू जीन्स, दे आर लोकेटेड एट ए पर्टिकुलर पोजीशन इन होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ये बात पहले बता दिया था हम। ओके, अब जब इनका गैमेट्स बनेगा, गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ, तो कैपिटल टी का कॉम्बिनेशन से सिर्फ कैपिटल टी आएगा गैमेट्स में। तो मेल गैमेट में कैपिटल टी, फीमेल गैमेट में स्मॉल टी, और दोनों फ्यूज होने से कैपिटल टी स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन मतलब टॉल। तो मेंडल जब भी ऐसा मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट किया था F1 जनरेशन में, उसको जो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता था उसमें से एक ही एक्सप्रेस होता था। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, टॉल और ड्वार्फ में से टॉल, राउंड एंड रिंकल्ड सीड में से राउंड, येलो एंड ग्रीन सीड्स में ऑलवेज ग्रीन। और जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता था, दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड डोमिनेंट कैरेक्टर। दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड व्हाट? डोमिनेंट कैरेक्टर। हैव यू अंडरस्टूड? हाँ, विवेक इज आस्किंग, सर कोई भी 7 ट्रेट का बनाने सकता है क्या? या 7 पेयर में से किसी भी पेयर का आप ये कर सकते हो मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सबसे इजी होता है टॉल एंड ड्वार्फ से समझना, ठीक है। ज्यादातर एक्सप्लेनेशन बुक में टॉल एंड ड्वार्फ का बेसिस पे है, तो इट विल बी गुड इफ यू अंडरस्टैंड दिस वन। लेकिन आप किसी भी पेयर का क्रॉस कर सकते हो, और मेंडल ने किया था। सो दिस टॉल वाज प्योर टॉल, और इम्प्योर टॉल को बनाया गया था P2 पेरेंट्स। ये यहां से कंटिन्यू है, ठीक है, अलग से नहीं है। P2 पेरेंट्स, P2 पेरेंट्स कौन होता था? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। आप ये सोच रहा होगा कि मैंने 2 बार लिखा है इस बार, तो इस बार भी आप 2 प्लांट समझोगे। 2 प्लांट नहीं, इस बार एक ही प्लांट है, बिकॉज यू नो दैट पी प्लांट्स आर बाइसेक्सुअल। तो अगर उसमें आपको क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना है तो एक को मेल और फीमेल बनाना होगा, और अगर आपको सेल्फ फर्टिलाइजेशन करना है तो क्या करोगे? डू यू नो दैट पी प्लांट्स में हाउ कैन यू परफॉर्म सेल्फ फर्टिलाइजेशन? Do you know that how can you perform self fertilization in pea plant? शिवेश बोल रहा है कि मेल और फीमेल एक में ही है, लेकिन वो परफॉर्म कैसे करवाता है? बाय क्लोजिंग द पेटल्स ऑफ फ्लावर। अगर फ्लावर ऐसे है तो फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट होगा, मेल एंड फीमेल पार्ट। ओके, तो ये पेटल्स को क्या करना है? बंद कर देना है। पेटल्स को जब बंद कर दोगे तो पॉलिनेशन अंदर ही होगा। देन दैट टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन इज कॉल्ड व्हाट? सेल्फ पॉलिनेशन और सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो मेंडल ने P2 पेरेंट्स किसको सिलेक्ट किया था? F1 जनरेशन को। एंड दिस वन इज टॉल, दिस वन इज ऑल्सो टॉल, लेकिन ये इम्प्योर टॉल है, ये भी इम्प्योर टॉल है, ठीक है। अब मेंडल यहां पे करना चाहता था सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन।
मेंडल ट्राई टू परफॉर्म व्हाट सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और इसमें गैमेट्स का टाइप मिलेगा दो। देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। आप देख लो, कैपिटल टी भी है और स्मॉल टी भी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, और इन गैमेट्स को क्या नाम देना चाहिए? दे आर P2 गैमेट्स। स्पेस थोड़ा कम है तो आप यहां समझ लो, P2 गैमेट्स। यहां भी टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। ओके, अब गैमेट्स बन गया। गैमेट्स बनने के बाद क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। अगर फर्स्ट वाला गैमेट इधर का फर्स्ट वाला से कंबाइन हो तो आपको कॉम्बिनेशन मिलेगा कैपिटल टी कैपिटल टी। ये तो हम लोग अलग अलग ऑप्शन सिलेक्ट कर रहे हैं, पॉसिबिलिटीज। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ कंबाइन हो तो आपको मिलेगा कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी। देन अगर स्मॉल टी के साथ फर्स्ट वाला कैपिटल टी कंबाइन होगा तो कैपिटल लेटर आपको डोमिनेंट का जीन ऑलवेज पहले लिखना है, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी, एंड सेकेंड वन फ्यूजेस विद दिस वन, स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी। ठीक है, सो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। तो आपको फर्स्ट वाला का फेनोटाइप होगा टॉल, एंड दैट टॉल विल बी इम्प्योर, sorry, that tall will be pure tall, that tall will be pure tall। ये टॉल है लेकिन इम्प्योर टॉल, ये टॉल है लेकिन इम्प्योर टॉल, और ये ड्वार्फ है। ड्वार्फ कभी भी इम्प्योर नहीं होता, ड्वार्फ यानी शॉर्ट ऑलवेज प्योर ही होगा। ठीक है, सो मेंडल को आफ्टर क्रॉसिंग द P2 गैमेट्स जो जनरेशन मिलता था उसको नाम दिया गया F2 जनरेशन। क्या नाम दिया गया? F2 जनरेशन। तो आपको अगर पूछा जाए कि इन F2 जनरेशन, इन F2 जनरेशन अगर आपको पूछा जाए फेनोटाइपिक रेशियो क्या है, व्हाट इज द फेनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन? फेनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल टाइप, फिजिकल टाइप मतलब फिजिकल कैरेक्टर, एंड दैट इज 3:1, 3:1 फिजिकल कैरेक्टर, फिजिकल एक्सप्रेशन। दैट इज व्हाट, तीन टॉल है एक ड्वार्फ है। फेनोटाइपिक रेशियो में आपको देखना है टॉल इज टू ड्वार्फ कितना है। टॉल इज टू ड्वार्फ देखो आप 3:1, सिंपल है। लेकिन अगर आपको इन F2 जनरेशन अगर आपको जेनोटाइपिक रेशियो पूछा जाए, इफ यू आर आस्क्ड जेनोटाइपिक रेशियो, तो आपको देखना है जीन कॉम्बिनेशन में रेशियो ढूंढना है, कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी, स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी स्मॉल टी। तो जेनोटाइपिक रेशियो आपको मिलेगा 1:2:1, जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। तो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल को दो इंपॉर्टेंट लॉज ऑन हेरिडिटी का पता चला था। एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या समझा था हम लोग को? आउट ऑफ द पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ओनली वन इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, एंड द कैरेक्टर दैट गेट्स एक्सप्रेस्ड in F1 generation is called dominant character. The character which does not get expressed is called recessive character. ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन साथ ही साथ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का भी पता चला। सेग्रीगेशन का मतलब क्या समझ में आता है? सेग्रीगेशन का मतलब क्या समझ में आता है? सेपरेशन। गुड, सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन। तो सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन। तो यहां पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहां पे है? तो मेंडल ने समझाया कि इन F1 जनरेशन, इन F1 जनरेशन the genes or the factors, Mendel used the term factors, the gene or the factors for two pairs of contrasting character और वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, चाहे टू पेयर हो चाहे वन पेयर, ये वन पेयर है। द जीन्स फॉर वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मे रिमेन टुगेदर, may remain together in the cells of F1 generation। F1 जनरेशन का बॉडी का सेल्स में कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में रह सकता है।
ठीक है, बॉडी का सेल्स में। लेकिन एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जब F1 जनरेशन P2 पेरेंट्स बनेगा और जब उनका गैमेट फॉर्म होगा, तो क्या होगा? द टू जीन्स कंट्रोलिंग द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर विल सेग्रीगेट, वो अलग होगा, एंड दे विल एंटर इनटू डिफरेंट गैमेट्स। हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड? नहीं, मेंडल ने पहले बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस कि वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में चाहे टू पेयर भी होगा तो हम लोग देखेगा वही होगा। अभी वन पेयर का बात कर रहा हूं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में ओनली वन कैरेक्टर, ओनली वन ट्रेट वी कैन से विच इज एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, उसको डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट कैरेक्टर बोलेंगे। फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या बोला हुआ है कि इन F1 जनरेशन in the body cells, the genes for the contrasting character, the genes for contrasting pair of character may remain together. F1 जनरेशन में दोनों का जीन्स होगा कि नहीं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का? यस और नो बताओ। दोनों जीन्स होगा। लेकिन F1 जनरेशन जब पेरेंट्स बनेगा और उनका भी गैमेट्स बनेगा, F1 generation become P2 parents, and when gamete is formed for P2 parents, at that time क्या होगा? दो दो जीन जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का था F1 जनरेशन में, दैट टू जीन्स विल segregate and will enter into different gametes. Have you understood? जो जीन दोनों पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का F1 जनरेशन में था, वो जब P2 पेरेंट्स बनेगा, फिर उनका जब गैमेट्स बनेगा, तो ये दोनों सेग्रीगेट होगा एंड दे विल एंटर इनटू डिफरेंट गैमेट्स। हैव यू अंडरस्टूड? ओके। सो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन हम लोग को मिल गया। लेकिन आपको ये पता चला कि मेंडल को कैसे पता चलता था कि टॉल प्लांट प्योर टॉल है या फिर इम्प्योर टॉल? क्योंकि हाइट वाइज टॉल प्लांट का हाइट जितना होता है और टॉल प्लांट का हाइट जितना होता है, ड्वार्फ प्लांट का हाइट भी उतना ही होता है। लेकिन जेनेटिकली कैसे पता चलता था मेंडल को कि वो प्योर है या इम्प्योर? उसके लिए एक टेक्निक मेंडल यूज करता था, वो हमें भी बताएगा आपको। यहाँ एक क्वेश्चन है, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करे तो क्या होगा? अब आप इस पैटर्न को फॉलो करके जो भी रिजल्ट निकलेगा वही होगा। ठीक है, अभी मैं एक बार फोकस मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस में कर रहा हूं, जहां स्टार्टिंग में हम लोग को प्योर इंडिविजुअल लेके ही क्रॉस करना है, और अभी आप बात करो एक प्योर और एक इम्प्योर लेके क्रॉस करना है। तो ये बेसिक अगर आपका क्लियर है, पैटर्न अगर क्लियर हो गया, ठीक है, तो आप इसी को फॉलो कर सकते हो। एग्जाम में P2 पेरेंट्स से F2 जनरेशन तक का ही क्वेश्चन आएगा आपको। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था मेंडल को कैसे पता चला कि ये प्योर है या इम्प्योर? तो उसके लिए मेंडल क्या करता था, जो भी प्लांट्स उसको मिलता था, जो भी ऑफस्प्रिंग उसको मिलता था, वो जब मेच्योर्ड होता था उसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवाता था, सेल्फ। तो आप हमको बता दो कि अगर कैपिटल टी का सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कैपिटल टी और कैपिटल टी का क्रॉस करवाना, तो उससे जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो कैसा होगा? ऑफस्प्रिंग मिलेगा वो कैसा होगा? अगर आप कैपिटल टी इंटू कैपिटल टी को क्रॉस कराओगे तो सब कैपिटल टी वाला मिलेगा कि नहीं? ठीक है, सब क्या मिलेगा? कैपिटल टी 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 कैपिटल टी। लेकिन आप जब इम्प्योर टॉल का सेल्फ फर्टिलाइजेशन करोगे तो आपको वही रेशियो में मिलेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी। फिर आप इसका भी यही रिजल्ट मिलेगा। ड्वार्फ का आप जब क्रॉस करोगे, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करोगे ड्वार्फ का, तो आपको सब मिलेगा स्मॉल टी 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 स्मॉल टी। तो मेंडल ने ये समझा कि F2 जनरेशन में, ठीक है, मैं कुछ सेंटेंसेस बोल रहा हूं, ठीक से सुनना। इन F2 जनरेशन 1/3 प्लांट्स वेर प्योर टॉल, ट्रू और फॉल्स?
In F2 generation, one third plants were pure tall. False. अब हम false होगा. P1 पेरेंट्स में क्रॉस क्यों नहीं किया? P1 पेरेंट्स में तो क्रॉस किया था, तभी तो F1 जनरेशन मिला हम लोग को, वरना तो इसका भी रेशियो 1:2:1 कहाँ मिलता? प्योर प्लांट से शुरू किया था हम लोग P1 पेरेंट्स, और उसका क्रॉस करके ही तो F1 जनरेशन मिला हम लोग को. अब मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ. इन F2 generation, 1/4 plants were pure tall. 1/4 plants were pure tall. ट्रू या फॉल्स में आंसर देना है. 1/4 plants were pure tall. ट्रू. 1/4 प्योर टॉल है. देखो आप, 1/4 प्योर टॉल है. इफ यू लुक एट हियर, ये रहा 1/4 प्योर टॉल. ठीक है. फिर 1/4 वेर प्योर डॉर्फ इन F2 जनरेशन. True. Okay. Then 50% plants in F2 generation were impure tall. Good. True. समझ में आ रहा है? तो 50% हम impure tall है, कैसे पता चला उनको? सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके. प्योर प्लांट्स ऑलवेज प्योर प्रोड्यूस करता है, और इम्प्योर प्लांट प्योर और इम्प्योर दोनों प्रोड्यूस करता है. हैव यू अंडरस्टूड दिस? प्योर मतलब होमोजाइगस. Homozygous plants on self-fertilization produces homozygous plant. Heterozygous plant on self-fertilization produces both homozygous and heterozygous. तो ऐसे मेंडल को पता चल जाता था सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके कि प्लांट्स प्योर है या फिर इम्प्योर. हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आया? सो ये मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था. दिस वन इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मैंने वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का करके दिखाया आप लोगों को. हो सकता है एग्जाम में आपको राउंड एंड येलो सीड के लिए आ जाए, फिर येलो एंड ग्रीन सीड के लिए आ जाए. सॉरी, राउंड एंड रिंकल्ड एंड येलो एंड ग्रीन सीड के लिए आ जाए. सो आपको बस प्रॉपर लेटर सिलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्रॉस करना है, और उन लेटर का इंफॉर्मेशन भी आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा. वैसे टॉल के लिए टी यूज करते हैं, और राउंड और येलो के लिए RNY यूज किया था. देन ये राउंड एंड रिंकल्ड के लिए, थोड़ा मिस्टेक हो रहा है मुझे, राउंड एंड रिंकल्ड के लिए कैपिटल R, स्मॉल r. येलो एंड ग्रीन के लिए कैपिटल Y, स्मॉल y. वायलेट फ्लावर के लिए और वाइट फ्लावर के लिए कैपिटल W, स्मॉल w. तो ये कुछ लेटर्स कॉमनली यूज होता है. सो आई डिस्कस्ड अबाउट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझाते समझाते मैंने आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस भी समझाया है और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी समझाया है. ठीक है. सो आई एम मूविंग टू अनदर टॉपिक, और वो है डायहाइब्रिड क्रॉस. आपको अगर जरूरत है यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्रीन, या फिर रिकॉर्डिंग आपको लिंक मिल जाएगा. नाउ डायहाइब्रिड क्रॉस. आपको अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया तो डायहाइब्रिड में ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगा. डायहाइब्रिड क्रॉस. डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? A cross between two individuals. A cross between two individuals of the same species differing in two pairs of contrasting character. एक ही स्पीसीज का दो मेंबर के बीच में आपको आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन करवाना है, लेकिन दोनों प्योर भी होना चाहिए, और दोनों में टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को ही आपको कंसिडर करना होगा. ठीक है.
टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। लास्ट टाइम हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का बात किया था, एंड डायहाइब्रिड क्रॉस टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। ठीक है, सो आई एम सिलेक्टिंग टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर फॉर क्रॉस। वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, वन पेयर था टॉल एंड ड्वार्फ, वन पेयर, और अभी हम लोग टू पेयर्स का एक साथ क्रॉस करवाएंगे। तो P1 पेरेंट्स यहाँ पे, P1 पेरेंट्स हम लोग ले रहे हैं कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल y। यहाँ पे कैपिटल R रिप्रेजेंट्स राउंड एंड कैपिटल Y रिप्रेजेंट्स येलो। तो राउंड येलो सीड का प्लांट, और इधर रिंकल्ड ग्रीन सीड वाला प्लांट, एंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म। क्या करना चाहिए मेंडल? अकॉर्डिंग टू मेंडल पहले क्या करना चाहिए, सेल्फ या क्रॉस? सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन? पहले करना चाहिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन, पहले क्रॉस और बाद में सेल्फ। ठीक है, सो मेंडल सिलेक्टेड P1 पेरेंट्स, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल वी आर कंसीडरिंग राउंड येलो सीड एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड। ठीक है, तो इनका गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी रिड्यूस टू हाफ, वही सेम मेथड। तो इसका P1 गैमेट्स कैसा होगा? P1 गैमेट्स, P1 गैमेट्स में कैपिटल R एक आएगा और कैपिटल Y एक आएगा, स्मॉल r यहाँ पे एक आएगा, स्मॉल y एक आएगा। यह है P1 गैमेट्स का जीन कॉम्बिनेशन, P1 गैमेट्स का जीन कॉम्बिनेशन। ओके, ये P1 गैमेट्स का जीन कॉम्बिनेशन है। अब इसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सॉरी इसका क्रॉस फर्टिलाइजेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करने से आपको मिलेगा कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। F1 जनरेशन में कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y मिलने के बाद भी ये तो जेनोटाइप है। मेंडल को सभी प्लांट F1 जनरेशन में कैसा मिलता था? राउंड येलो, राउंड येलो सीड। तो आप मुझे बता दो राउंड और रिंकल्ड में विच इज डोमिनेंट कैरेक्टर? राउंड और रिंकल्ड में विच इज डोमिनेंट कैरेक्टर? राउंड, बिकॉज F1 जनरेशन में राउंड मिलता है राउंड और रिंकल्ड में से। फिर आपको अगर मैं पूछता हूँ येलो और ग्रीन में से कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर? येलो एंड ग्रीन में से विच वन इज डोमिनेंट कैरेक्टर? द आंसर इज येलो। विच इज डोमिनेंट कैरेक्टर? येलो, बिकॉज F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा दैट वन इज द डोमिनेंट। फिर मेंडल ने क्या किया? F1 जनरेशन को मेंडल क्या करता था? P2 पेरेंट्स, लेकिन इस बार हम लोग डायहाइब्रिड क्रॉस करवा रहे हैं। सो P2 पेरेंट्स क्या होगा? कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। दो बार लिखने का मतलब आप ये मत समझना कि दो प्लांट के बारे में बात हो रहा है। P2 पेरेंट्स में एक ही प्लांट F1 जनरेशन का लेंगे और उसमें परफॉर्म करेंगे हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो इसका गैमेट्स। अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, उसमें आप अपना ब्रेन यूज करना। मैं थोड़ा समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ। कैपिटल R, स्मॉल r, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम में, कैपिटल Y, स्मॉल y, अनदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम में, कैपिटल R, स्मॉल r, वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम में, कैपिटल Y, स्मॉल y, अनदर पेयर ऑफ क्रोमोसोम में। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोग को समझ में आ गया, राउंड और रिंकल में से राउंड एक्सप्रेस हुआ, येलो एंड ग्रीन में से येलो एक्सप्रेस हुआ। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या?
कि F1 जनरेशन में जो जीन्स होगा, जब F1 जनरेशन P2 पेरेंट्स बनेगा, फिर उनका जब गैमेट बनेगा, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट द जीन्स विल सेग्रीगेट, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर अलग होगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई भी अलग होगा, एंड दे विल एंटर इनटू डिफरेंट गैमेट, दे विल एंटर इनटू डिफरेंट गैमेट। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। डायहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल को पता चला कि बिफोर एंटरिंग इनटू डिफरेंट गैमेट, ठीक है, देयर इज इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मतलब क्या देखना कि ये दोनों अलग तो हो गया, ये दोनों भी अलग हो गया। अब अलग होने के बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दे शुड एंटर इनटू डिफरेंट गैमेट। ऐसा हुआ था कहां पे, कैपिटल टी स्मॉल टी में क्या हुआ था, दे सेग्रीगेटेड एंड दे एंटर्ड इनटू डिफरेंट गैमेट। लेकिन जब मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस किया तो मेंडल को पता चला दे सेग्रीगेट, एंड आफ्टर सेग्रीगेशन देयर इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब कैपिटल आर इंडिपेंडेंट है, कैपिटल आर इंडिपेंडेंट है कि वो जो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है उसका किसी भी जीन्स के साथ कंबाइन होने के लिए, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी कंबाइन हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी कंबाइन हो सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी कंबाइन हो सकता है, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी कंबाइन हो सकता है। नहीं समझा, ठीक है। हैव यू अंडरस्टूड सेग्रीगेशन? आपको ये तो पता चल गया होगा कैपिटल आर और स्मॉल आर अलग होगा, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर अलग होगा, ये तो पता चल गया। अब अलग होने के बाद वो रिकम्बाइन भी होता है दूसरा पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, दूसरा पेयर के साथ, ठीक है। पहले तो कैपिटल टी स्मॉल टी का जब ऑप्शन था तो एनादर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, एनादर पेयर नहीं था, एनादर कंट्रास्टिंग था लेकिन पेयर नहीं था। अब यहाँ पे और भी जीन्स अवेलेबल है, तो कैपिटल आर जो है इंडिपेंडेंटली कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के साथ कंबाइन हो सकता है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन मिलेगा देखना, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी कंबाइन हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी कंबाइन हो सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी कंबाइन हो सकता है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी कंबाइन हो सकते हैं। सो आपको ये गैमेट का 4 कॉम्बिनेशन के अलावा कोई और कॉम्बिनेशन मिल सकता है क्या आफ्टर इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन, वी कैन से कैपिटल टी स्मॉल टी F2 जनरेशन में था तब भी तो सेम ही हुआ, हाँ सेम ही हुआ। वहां हम लोग को एक चीज का पता नहीं चला था, वहां हम लोग को इतना ही पता चला था कि देयर इज सेग्रीगेशन, कैपिटल टी स्मॉल टी अलग होगा और अलग अलग गैमेट में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ भी वही हुआ कि कैपिटल आर स्मॉल आर अलग हुआ और वो अलग अलग गैमेट में, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर साथ में है ही नहीं। लेकिन लेकिन यहां बोला गया दे इंडिपेंडेंटली रिकम्बाइंड विद द जीन्स ऑफ कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का जीन्स के साथ देयर विल बी इंडिपेंडेंट रिकॉम्बिनेशन। ये चीज समझ में आया कि नहीं, कि जो कैपिटल आर स्मॉल आर है वो दूसरा जो कैरेक्टर था उसका जीन्स के साथ भी इंडिपेंडेंटली रिकम्बाइंड होता है, एंड देयर बाय आपको अभी जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मिलने के पीछे यही रीजन है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज देयर। अभी भी समझ में आया? नहीं, मैं एक बार और आपको इसको और क्लियर कर देता हूं। जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कितना पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का बात हो रहा है इधर, कितना पेयर, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कितना पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का बात हो रहा है, कितना पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, पेयर है कितना पेयर, 2 पेयर्स, देयर बाय इट इज डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि the genes controlling the 2 pairs of contrasting character will remain together in F1 generation, but at the time of formation of gamete, the genes get segregated.
the genes get segregated, and and these genes can independently recombine with the genes of contrasting character. These genes can independently combine with the genes of contrasting character. Thereby, you can get four different type of small r, capital Y, and small r, small y. You can get four different types of what gametes. जब हम लोग टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का बात करेगा तो P2 गैमेट्स हम लोग को फोर टाइप्स मिलेगा. P2 गैमेट्स फोर टाइप्स. हैव यू अंडरस्टूड नाउ? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बताता है हम लोग को कि अलग हुआ. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंसॉर्टमेंट बोलता बोलता है कि अलग होने के बाद वो इंडिपेंडेंटली दूसरा कैरेक्टर का जो जीन होगा उसके साथ कंबाइन हो सकता है. ठीक है. एंड सिमिलरली आपको यहाँ पे फोर टाइप्स ऑफ गैमेट्स मिलेगा. क्या? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई. अब आप इनको क्रॉस करवाना है और इसको क्रॉस करवाने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्क्वायर बना के आप रिजल्ट को एक्सप्रेस करो और वो स्क्वायर को बोला जाता है पनेट स्क्वायर. क्या बोलेंगे उसको? पनेट स्क्वायर. ठीक है. नाउ अब आपको F2 जनरेशन का जेनोटाइप और फेनोटाइप यहां पे दिखाना है. तो वो दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा? इन गैमेट्स को फ्यूज करवाना होगा, ज्वाइन करवाना होगा. सो फॉर कन्वीनियंस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 16 बॉक्स बना रहा हूं. मैंने बोला था मेरे साथ साथ आज क्लास में आप प्रैक्टिस करोगे, देन थोड़ा एडवांटेज होगा आपको. कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, देन स्मॉल आर स्मॉल वाई. इस तरफ समझो हम लोगों ने लिखा है मेल गैमेट्स. वो आप किसी भी साइड लिख सकते हो. मेल के लिए एक सिंबल यूज कर सकते हो आप लाइक दिस. और ये वाला साइड हम लोग लिख रहे हैं फीमेल गैमेट्स. फीमेल गैमेट्स के फीमेल के लिए आप ये सिंबल यूज कर सकते हैं. दीज आर फीमेल गैमेट्स. ठीक है. वाई आर होगा आप वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में जब आप आर को पहले लिखना स्टार्ट करोगे स्टार्टिंग में, ठीक है, आप जब आर को पहले लिखोगे तब आप दूसरा कैरेक्टर का जीन के साथ भी उस आर को पहले लिखोगे वेदर इट इज कैपिटल और स्मॉल. लेकिन जब दोनों वाई साथ में लिखना होगा एट दैट टाइम कैपिटल लेटर ऑलवेज पहले होगा. मैंने स्टार्ट करते वक्त राउंड पहले लिया ना, तो सभी केस में आर पहले लेना होगा. हैव यू अंडरस्टूड? तो फर्स्ट बॉक्स में जेनोटाइप है आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई. मेरे साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे और आपने बॉक्स बनाया है तो आप इसको फिलअप भी करते रहना. सेकेंड बॉक्स में आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. थर्ड बॉक्स में कैपिटल आर कैपिटल वाई. फोर्थ बॉक्स में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. कोई मिस्टेक होने से बताना आप इमीडिएट. देन दिस वन फिफ्थ बॉक्स में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई. सिक्स वन कैपिटल आर स्मॉल वाई
Seventh one, capital R, capital Y, small y. Eighth one, capital R, small y, small y. Ninth one, capital R, capital Y, capital Y. Tenth one, capital capital R, capital Y, small y. 11th one, 11th one, small r, capital Y, capital Y. 12th one, small r, capital Y, small y. 13th में आएगा capital Y, small y. 14th में आएगा capital R, small y, small y. 15th में आएगा small r, capital Y, small y. और 16th में आएगा small r, capital Y, small y. Sorry, 16th में I think I made a mistake. इसमें सब small आएगा. It will be capital R, small y, small y. बोलते बोलते ही मिस्टेक होने का चांस हो जाता है इधर. स्मॉल r, small y. इसी बॉक्स में मिस्टेक हुआ कि कैन यू टेल मी दैट? हाँ, यही होगा. अब ये जेनोटाइप था, तो फेनोटाइप, आप फर्स्ट बॉक्स में फेनोटाइप भी लिखना है आपको. ओके, फेनोटाइप भी लिखना है. फेनोटाइप इसका कैपिटल आर होने से राउंड ही होगा और कैपिटल वाई होने से येलो ही होगा, चाहे स्मॉल वाई इसके साथ हो. तो दिस वन विल बी राउंड येलो, थोड़ा स्पेस कम है. सेकेंड वन विल बी राउंड येलो. थर्ड वन विल बी राउंड येलो. फोर्थ वन विल बी round yellow. Fifth one will be round yellow. Sixth one will be round green. Small y है. Then round yellow. Then round green. Then round yellow. Then round yellow. Then wrinkled yellow. Then wrinkled yellow. Then round yellow. Then round green. Then wrinkled yellow and wrinkled green. wrinkled green. आप जब इस बॉक्स को फिलअप करोगे तो उसके बाद आप देखना आपको राउंड येलो मिलना चाहिए 9, राउंड ग्रीन मिलना चाहिए 3, wrinkled येलो मिलना चाहिए 3 और wrinkled ग्रीन मिलना चाहिए 1. wrinkled ग्रीन, तो ये आपको जो रेशियो मिला है यहाँ पे उसको हम लोग बोलेंगे फेनोटाइपिक रेशियो इन F2 जनरेशन. F2 जनरेशन है ये. तो F2 जनरेशन में आपको फेनोटाइपिक रेशियो क्या मिल रहा है? 9:3:3:1. 9:3:3:1. ठीक है. और इसका जेनोटाइपिक रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना है कि हर एक ये कॉम्बिनेशन ढूंढना है. कैपिटल आर, कैपिटल वाई कितना है इसमें? अगर मैं आपको पूछूं कितना है बता दो. कैपिटल आर, कैपिटल वाई कितना है? दिशा ने बोला है 1. चलो मान लेते हैं 1. ठीक है. फिर हमको ये ढूंढ के बताओ कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई कितना है?
कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना है? दो होना चाहिए, दो होना चाहिए, देख लो। हमको तो ये दो दिखाई दे रहा है, ये मैंने यूज कर लिया, इस बॉक्स को कट कर देता हूँ। ये दो ट्रू दिखाई दे रहा है हमको, और आपको दिखाई देने से बताना, हमको दो ही दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको पूछता हूँ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कितना है? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कितना है? एक तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमको, और दूसरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और कहीं दो ही दिखाई दे रहा है। ये भी दो ही दिखाई दे रहा है मुझे तो, हाँ, गलती होने से बताना। उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितना दिखाई दे रहा है? हमको चार टू दिखाई दे रहा है, आप लोगों को देखो तो। हाँ? ओके, आप जस्ट 2 मिनट वेट करना, जस्ट वेट, आप तब तक रेशियो ढूंढो क्या मिल रहा है आपको। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट। सो आप लोगों को ट्रिक समझ में आया क्या ढूंढने का? हैव यू अंडरस्टूड दैट ट्रिक? गुड। किसी ने, सिवेश ने रेशियो भी दे दिया। सो 4 मिल गया हम लोग को। 4 के बाद हम लोग सीरियली चलते रहेगा। अब हम लोग के पास काटने के लिए ये बचा है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये कितना है?
कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये दो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, दो दिखाई दे रहा है, ये रहा एक, और कैपिटल आर, ये रहा एक। देन बचा क्या हम लोग, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, दो दिखाई दे रहे हैं, हमको तो नहीं दिया अभी तक। स्मॉल आर कैपिटल वाई, दूसरा कहाँ है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? देखो तो आप, स्मॉल आर कैपिटल वाई, वन ही होना चाहिए, चलो ये वन मान लेते हैं, इसको काट देते हैं। प्रीवियस वन तो हम लोग को करण छा जो बोला कि समथिंग रॉन्ग इन द प्रीवियस वन कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो एक ही दिखाई दिया था हमको, ठीक है। अब ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, वो दो दिखाई दे रहा है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई एक दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको एक गड़बड़ लग रहा है, वन दो बार नहीं है हमारे हिसाब से। टोटल 16 आ रहा है, देख लेते हैं। 1 + 2 3, 5, 9, 11, 11 और 4 15 हो रहा है, कहीं पे मिस्टेक है। हम्म, आप चेक करो, रीचेक करो, कौन सा में गड़बड़ आ रहा है देखो। 1:2, 2:2, 4:2, 2:4, वन तीन बार नहीं होगा। कैपिटल आर स्मॉल वाई एक भूल गए क्या हम लोग, ये रहा, हाँ, दिस वन, और ये टू होगा, तो यहाँ पे एक मिस्टेक है, दिस वन, ये वाला टू होगा। सो 1:2, 2:2, 2:4, 4:2, 2:2, 2:1, टोटल 16 हो रहा है क्या देखो। टोटल 1 + 2 3, 3 + 2 5 + 4 9, 9 और यहाँ पे 7 16। आई होप यू अंडरस्टूड इट नाउ, अभी समझ में आ गया होगा। तो ये जेनोटाइपिक रेशियो वैसे आपका सिलेबस में नहीं है, जस्ट आपको मैंने आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है वो समझाने का कोशिश कर रहा था आप लोगों को, बट आपको जानना है फेनोटाइपिक रेशियो तक। हैव यू अंडरस्टूड द पैटर्न ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस? सबको समझ में आ गया डायहाइब्रिड क्रॉस का पैटर्न? ओके, सो डायहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने अभी तक हम लोगों ने बात किया, फर्स्ट वन लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसके बाद हम लोगों ने बात किया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसके बाद हम लोगों ने बात किया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वी डिस्कस्ड अबाउट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो अभी एक टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन, और वो बहुत इजी टॉपिक है कंपेयर टू दीज टॉपिक्स, तो वो भी साथ में ही मैं समझा रहा हूँ अभी। किसी को कोई इश्यू अगर है तो आप
बाद में रिकॉर्डिंग देखने से भी समझ में आ जाएगा, बहुत धीरे धीरे ही मैं समझा रहा हूँ आज। ओके, अभी इस क्लास के बाद नाइन्थ तक शायद लाइव क्लास करना मेरे लिए थोड़ा इश्यू है। नाइन्थ के बाद ही वापस लाइव क्लास, और अगर टाइम मिला तो मॉर्निंग आवर्स में मैं लाइव क्लास करवा दूंगा। सो इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं, एंड दैट वन इज सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, so I'm going to discuss another topic, which one is sex determination. तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। तो इसका सिंपल आंसर है, सेक्स इन ह्यूमन बींग्स इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम्स। इट इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम्स। ओके, तो ये सेल है, और सेल में ह्यूमन बींग्स का अगर सेल का बात करें, देर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। कितना पेयर्स? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ऐसा होता है जो आपका बॉडी का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करता है, और एक एक्स्ट्रा पेयर जो एक्स वाई भी हो सकता है या एक्स एक्स भी हो सकता है इन टर्म्स ऑफ शेप, इनको हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। और जो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, दे आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। दे आर कॉल्ड व्हाट? ऑटोसोम्स। ओके, तो ह्यूमन मेल में, मेल का बॉडी में, सभी बॉडी सेल्स में, जर्म सेल्स में 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, और साथ में एक्स वाई कॉम्बिनेशन होगा मेल में, ये 23 पेयर। और फीमेल में 22 पेयर प्लस एक्स एक्स, ये फीमेल में। ठीक है, मेल और फीमेल में। सो मेल में 22 पेयर प्लस एक्स वाई, फीमेल में 22 पेयर प्लस एक्स एक्स। अब हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स, वन सेंटेंस आंसर क्या था? हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड? सेक्स इज डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स। लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिज्म में टेम्परेचर से भी सेक्स डिटरमाइंड होता है। ठीक है, कि एग किस टेम्परेचर में है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ऑफस्प्रिंग कैसा होगा। ओके, फ्रॉग में है, कुछ लिजर्ड्स में है। तो ह्यूमन बींग्स का अगर बात करें हम लोग, ह्यूमन मेल का अगर बात करें, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेल में 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम तो ऐसा होता है जो बॉडी का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करेगा। सिर्फ एक पेयर सेक्स को डिटरमाइन करेगा। सिमिलरली फीमेल में 22 पेयर कंट्रोल्स डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और वन पेयर कंट्रोल्स और डिटरमाइंस द सेक्स। तो ये मेल और ये फीमेल। ओके, तो मेल में मेल गैमेट्स बनेगा। तो आपको अगर पूछा जाए मेल गैमेट्स का टाइप्स कितना होगा, तो टाइप्स गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट्स रिड्यूस टू हाफ। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होने का मतलब 22 पेयर में से 22 बचेगा, और एक्स वाई में से एक्स बचा सपोज। तो दूसरा वाला टाइप ऑफ गैमेट में 22 प्लस वाई बचेगा। लेकिन फीमेल गैमेट्स तो एक जैसा ही होगा, फीमेल गैमेट्स तो एक जैसा ही होगा। उसमें 22 पेयर में से 22 आ गया प्लस एक्स आ गया। इसमें 22 पेयर में से 22 आ गया
प्लस एक्स आ गया। तो ये है मेल गैमेट्स, यहाँ पे गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ, और यहाँ पे फीमेल गैमेट्स। ओके, अब क्रॉस का बात करते हैं। ये मेल गैमेट अगर इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हुआ, ऑप्शंस देखना हम लोग को, तो हम लोग को क्या मिलेगा, 22 पेयर हो जाएगा वापस, साथ में एक्स एक्स। तो कौन बताएगा ये जो जाइगोट बना है, उस जाइगोट से जो इंडिविजुअल होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा? इस जाइगोट से जो इंडिविजुअल होगा मेल होगा या फीमेल होगा? फीमेल। ठीक है। अब फर्स्ट वाला मेल गैमेट अगर सेकेंड वाला फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है, इन दैट केस ऑफस्प्रिंग का सेक्स क्या होगा, 22 पेयर हो जाएगा इधर, प्लस एक्स एक्स। तो ये होगा फीमेल, ये फीमेल। अगर ये मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है, इन दैट केस 22 पेयर प्लस एक्स को पहले लिखना है, याद रखना, एक्स वाई। तो इसमें इंडिविजुअल मेल होगा, एंड इफ दिस वन fuses with this one, in that case यहाँ पे 22 पेयर्स प्लस एक्स वाई, तो ये भी मेल होगा। तो ह्यूमन बींग्स में 50% चांस ऑफ मेल प्रोजेनी एंड 50% चांस ऑफ फीमेल प्रोजेनी होता है कि नहीं? मतलब भगवान भी इक्वल राइट्स दे के भेजा है यहाँ भी, कि 50-50, 50% मेल प्रोजेनी एंड 50% फीमेल प्रोजेनी। अब मैं आपको पूछता हूं कि जेनेटिकली कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर फीमेल ऑफस्प्रिंग? जेनेटिकली मेल ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है या फीमेल? अगर आप जेनेटिकली देखो तो मेल ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि फीमेल का जो क्रोमोसोम है वो तो ज्यादा डिटरमाइनिंग नहीं है, दोनों सेम ही है। और मेल का क्रोमोसोम एक्स और वाई है, वो एक्स और वाई का प्रेजेंस, ओके, एक्स और वाई का जो प्रेजेंस है वो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स का प्रेजेंस है, दैट डिटरमाइंस कि ऑफस्प्रिंग कैसा होगा। तो जेनेटिकली मेल इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल प्रोजेनी इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेक्स डिटर्मिनेशन पार्ट। समझ में आया? इजी है कंपेयर टू मोनोहाइब्रिड एंड हाइब्रिड क्रॉस। बस आपको तरीका याद रखना है इन सब क्रॉस का, प्रॉपर वे में कैसे इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है। और आपको एक बात और बता देता हूँ साथ में, लर्निंग आप जब मटेरियल पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। वंदना प्रजापति ने पूछा ट्विंस कैसे होता है? ट्विंस मतलब आप एक जाइगोट बना, समझो मेल का जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद किसी किसी केस में वो जाइगोट 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, 2 जाइगोट बन जाता है, तो उन दोनों से 2 ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है, तो ट्विंस बनता है। ट्विंस बनते वक्त नॉर्मल जो एक जाइगोट बनना चाहिए, वो जाइगोट कभी कभी डिवाइड होके 2 या 3, कभी 4, कभी सुना आपने 9 ऑफस्प्रिंग्स ऑल टुगेदर? हैव यू हर्ड? नहीं सुना है तो फिर थोड़ा सा गूगल में सर्च करना आप लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स दैट वर गिवन बर्थ बाय अ ह्यूमन फीमेल, तो आपको मिल जाएगा। ओके। फिर शिवेश ने पूछा ब्लड ग्रुप का क्या कहानी है, वो कहानी आपको समझाएगा पहले।
आज ABCD आपने समझा है, और आप थोड़ा KLMNOP तक पहुंच गए हो, तो सिस्टम तो अपना वही है, पहले ABCD पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो उसके बाद ये भी समझाया जाएगा, लेकिन अभी का नॉलेज आपको अपकमिंग एग्ज़ाम अपियर करने के लिए सफिशिएंट है। फिर भी अगर मुझे टाइम मिलता है कल वापस, तो मैं कल भी क्लास लेके इस टॉपिक को थोड़ा सा और डिस्कस करूँगा। आइडेंटिकल होना नहीं होना, दैट डिपेंड्स ऑन द टू जाइगोट, वो दोनों जाइगोट कैसा होगा। ठीक है, नॉर्मल जाइगोट, जाइगोट जो बनता है, जाइगोट डिवाइड होकर दो जाइगोट जैसा ही सेल बनेगा, दो सेल बनेगा, वो जाइगोट जैसा ही होगा, उससे ऑफस्प्रिंग होगा, वो वापस डिवाइड हो जाएगा। नॉर्मल माइटोसिस नाम का सेल डिवीजन है, उससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें आपको शीट एक बार देख लेता हूं, मैं शीट में आपका कहाँ तक हो गया। शीट में हम लोगों ने अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कर लिया, डाइहाइब्रिड क्रॉस कर लिया, तीनों लॉज के बारे में बात कर लिया, और सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर लिया बात। इवोल्यूशन नहीं चाहिए, सिर्फ ये एक टॉपिक मुझे समझाना आपको, और उसके बाद आपका ऑलमोस्ट एक पार्ट हो जाएगा, मतलब चैप्टर डिस्कशन हो जाएगा। टॉपिक इज हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड। ट्रेड एक्सप्रेस कैसे होता है। ठीक है, तो इस चीज को समझना, आप ट्रेड्स एक्सप्रेस कैसे होता है। आपका जाइगोट में ये इंफॉर्मेशन था कि आपका बॉडी कैसा कैसा बनेगा, ये मैं बता देता हूँ। आप बड़ा होके आपका हाइट कैसा होगा, आपका हेयर स्ट्रेट होगा या कर्ली होगा, आपका स्किन कलर कैसा होगा, आपका आइरिस का कलर कैसा होगा, ये इंफॉर्मेशन तभी से जाइगोट में, आपका जब जाइगोट बना होगा उस वक्त ये सब इंफॉर्मेशन जाइगोट में था। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कैपिटल टी और कैपिटल टी जीन कॉम्बिनेशन था फॉर हाइट, फॉर एग्जाम्पल। तो आपका जाइगोट में अगर कैपिटल टी होगा, तो मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आपका हाइट कैसा होगा, अच्छा होगा या आप ड्वार्फ होंगे। हाइट तो अच्छा होगा, टॉल हो गया आप, लेकिन आप टॉल कैसे बन सकते हो, हाउ द ट्रेड कैसे एक्सप्रेस्ड, जीन्स के वजह से आप में वो टॉल वाला ट्रेड कैसे आएगा, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सो आपके पास अगर कैपिटल टी कॉम्बिनेशन है, तो ये जो जीन्स जीन्स के पास इंफॉर्मेशन होता है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या चीज का, इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। ये जीन्स राइबोसोम्स को गाइडेंस देते हैं कि प्रोटीन कैसा बनाना है। ठीक है, मेकिंग प्रोटीन। तो ये प्रोटीन एंजाइम्स के जैसे बिहेव करता है, वो एंजाइम किसी केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करेगा। दैट एंजाइम विल कंट्रोल अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपका हाइट बढ़ने के लिए आपका बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कैसे होगा, बाय केमिकल रिएक्शन। ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा कब होगा, जब उस रिएक्शन को कंट्रोल करने वाला एंजाइम शुड बी व्हाट, एफिशिएंट एंजाइम। ये एंजाइम एफिशिएंट कब होगा, जब आपका प्रोटीन जो बन रहा है उसका क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। प्रोटीन कैसा बनेगा वो डिपेंड करेगा आपके पास जीन कॉम्बिनेशन कौन सा है। अगर आपके पास दोनों ही जीन स्मॉल टी वाला होगा, इन दैट केस एंजाइम्स लेस एफिशिएंट होगा। एंजाइम लेस एफिशिएंट होने से आपका ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कम होगा। ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन कम होने से आपका हाइट कम होगा। हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट, हाउ डू द ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड। ट्रेट एक्सप्रेशन के लिए information is already stored where in the genes. Genes control the making of proteins,
The proteins behave as enzymes. That enzymes may be efficient, may not be efficient, may be non-efficient, depending on the type of genes that controls chemical reaction, and that chemical reaction controls the expression of characters. उसी केमिकल रिएक्शन से कैरेक्टर एक्सप्रेशन कंट्रोल होगा. मैं आपको शीट से भी फिर भी समझा देता हूँ, कंफ्यूजन कम रहेगा. Inheritance of traits are controlled by genes. Genes are located on the chromosomes, and each gene is a part of DNA. A section of DNA carries information for a particular type of protein to be synthesized. मतलब जीन के पास इंफॉर्मेशन है कैसा प्रोटीन बनना है. द प्रोटीन मे बी एन एंजाइम विच कंट्रोल्स द अपीयरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर. वो प्रोटीन जो बनेगा वो एक एंजाइम भी हो सकता है. वो एंजाइम बन के किसी कैरेक्टर का एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ है. फॉर एग्जाम्पल, let us take the example of inheritance of tallness in plants. Inheritance of tallness in plants. The height of the plant depends on the amount of growth hormone. ठीक है. जीन फॉर टॉलनेस कैरीज इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज एफिशिएंट एंजाइम. जीन फॉर टॉलनेस मतलब कैपिटल डी होगा तो एंजाइम एफिशिएंट होगा, विच इन टर्न प्रोड्यूसेस मोर अमाउंट ऑफ हार्मोन. अगर एंजाइम एफिशिएंट होगा तो ज़्यादा हार्मोन प्रोड्यूस होगा. दैट लीड्स टू ग्रेटर हाइट. प्लांट में कौन सा हार्मोन है जो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो दैट. एनिमल में ग्रोथ हार्मोन. प्लांट्स में कौन सा हार्मोन, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट? इट इज ऑक्सिन. विच हार्मोन? ऑक्सिन. तो ऑक्सिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. On the other hand, if plant has both the alleles for dwarfness, then less efficient enzymes will be produced, which in turn will synthesize less amount of hormone and the plant will remain dwarf. अगर दोनों ही जीन ऐसा होगा तो प्लांट ड्वार्फ होगा. क्यों ड्वार्फ होगा? कि लेस एफिशिएंट एंजाइम बनेगा. लेस एफिशिएंट एंजाइम बनेगा तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन कम होगा. इन दिस वे जीन्स कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स. हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आया बेसिक चीज क्या है? आपके पास आपका बॉडी कैसा बनेगा उसका ब्लूप्रिंट आपका जाइगोट में था. अब बस सिर्फ वहां से इंफॉर्मेशन आता है ऐसा प्रोटीन बनना है, इसकी वजह से आपका हेयर स्ट्रेट होगा. ऐसा प्रोटीन बनना है जिससे आपका आइरिस का कलर ब्लू होगा, ब्राउन होगा, ब्लैक होगा. दैट इज ऑल कंट्रोल्ड. ये पूरा कंट्रोल्ड मैकेनिज्म है. ठीक है. हैव यू अंडरस्टूड? अब मैं एक चीज और समझाता हूँ आपको. वो लास्ट टॉपिक है आज का क्लास का, और वो ऐसा है कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट के बाउंसर ही जाता है. आप कोशिश करके देख लो. मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आंसर आपके पास अगर है तो. तनिष्क पूछ रहा, हम लोग भी एंजाइम का सेक्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं. अभी मेडिकल साइंस बहुत आगे पहुंच गया है और बहुत कुछ किया जा सकता है. लेकिन ये बायोलॉजिकल नेचुरल बायोलॉजिकल पाथवे को डिस्टर्ब करने से कभी कभी उसका साइड इफेक्ट भी होता है. एंजाइम सेक्रेशन तो कंट्रोल हो गया. आप हॉलीवुड मूवी कुछ देखते होगे, लैब में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कोई डोज ज़्यादा चला गया, कोई एनिमल पे एक्सपेरिमेंट हो रहा था और वो कुछ अजीब एनिमल बन जाता है जो डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल से बाहर हो जाता है. हैव यू सीन सच काइंड ऑफ मूवीज? तो ये सब के बारे में आपने कोरोना वायरस के बारे में सुना होगा कि चाइना का लैब में से कुछ हो गया, वो हो गया, ये हो गया. सो हो सकता है ये ह्यूमन बींग्स के गलती की वजह से ये स्प्रेड हुआ है. इट मे बी. तो मेरा क्वेश्चन आपको ये है कि, एक सिंपल क्वेश्चन है मेरा, अगर ये जीन सेग्रीगेट नहीं होता एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलता क्या? जस्ट मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है. अगर सेग्रीगेशन नहीं होता और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता तो आपको F2 जनरेशन ऐसा जो बॉक्स में मिला है इतना वैरायटी पॉसिबल होता क्या?
आंसर इज नो, पॉसिबल नहीं होता। उसका रीज़न आपको इतना टाइप ऑफ गैमेट्स नहीं मिलता, इतना टाइप ऑफ गैमेट्स नहीं मिलने से इतना वैरायटी ऑफ ऑफस्प्रिंग नहीं मिलता। अब मेंडल का एक गुड लक के बारे में बोला जाता है कि मेंडल जितना भी पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सिलेक्ट किया था पी प्लांट में, उनका जीन्स उनका जीन्स सेपरेट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में था। उनका जीन्स सेपरेट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में था। ठीक है। अगर वो सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम में होता, फॉर एग्जांपल कैपिटल आर यहाँ पे और कैपिटल वाई यहाँ पे, एक ही पेयर ऑफ, उस केस में आपको इतना वैरायटी ऑफ ऑप्शन मिलता क्या? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है। मेंडल सिलेक्टेड टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। अगर टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का जीन्स एक ही पेयर ऑफ क्रोमोसोम में होता, तो कैपिटल आर ऑलवेज कैपिटल वाई के साथ लिंक्ड होता है कि नहीं? कभी भी अलग नहीं होता। सेग्रीगेशन होता ही नहीं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता ही नहीं। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई ऑलवेज कंबाइंड होता। देखो यहाँ तो बहुत ऐसा ऑप्शन है जहाँ कैपिटल आर है लेकिन कैपिटल वाई नहीं है। तो ये बोला जाता है कि मेंडल ये केस में बहुत लकी था वो, कि मेंडल ने जो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सिलेक्ट किया था, उनका जीन्स डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में लोकेटेड था। अगर सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम में लोकेटेड होता तो मेंडल को ये रिजल्ट कभी भी नहीं मिलता। और इसी के बारे में यहाँ बोला गया है। इफ यू लुक एट द शीट, आप अगर शीट को देखो तो शीट में ये वाला जो पोर्शन है, लास्ट पैरा, वो लास्ट पैरा उसी के बारे में है। ओके। सो अब आप अगर घर में पढ़ोगे और वापस इस वीडियो को देख लेना, you will be able to understand everything related to monohybrid cross, dihybrid cross and sex determination। लेकिन इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कस करना चाहिए। अगर टाइम मिला तो मैं क्लास लूँगा, अदरवाइज मैं रिकॉर्ड करके उस एक एक क्वेश्चन का लिंक आपको भेज दूंगा। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। ओके। सो आज के लिए सफिशिएंट। यू जस्ट मार्क योर अटेंडेंस एंड यू कैन लीव द क्लास।